जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 सीबीएसई के इलेक्ट्रिसिटी का 20 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। इसके थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है लाइव क्लासेस में। अब ये जो 20 क्वेश्चन है, जो पहला टेस्ट हम लोग ऑफलाइन में लिए थे, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। 20 का 20 एकदम ताबड़तोड़ एक से एक क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ हम सारे ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जितने भी टेस्ट हम लोग ऑफलाइन में जारी करेंगे, उस सारे का डिस्कशन हम इस वाले टॉपिक सीरीज में करते चलेंगे, जितना टेस्ट हम लेंगे, जिससे आप लोगों को भी क्या मिले, सहूलियत मिले रिवीजन करने में। तो ये टेस्ट साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, 20 एमसीक्यू, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिखा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक मिनट सर जी, यहाँ देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले आपको पढ़ाए थे, आई बराबर होता है क्यू बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, द रेट ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्यू को कूलम बोलते हैं और टी को सेकेंड। इसको कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर, क्योंकि एम्पियर ने ये डेरिवेशन दिया था, इसीलिए इसके नाम से एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और V बराबर होता है W बाय Q। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का R। और ये रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपके प्योर मेटल में कम होंगे ताकि करंट फ्लो अच्छा से करे, और जो नॉन मेटल होते हैं उसमें जब से ज़्यादा होते हैं, और एलॉय जो मीडियम में होते हैं। ठीक है, R जो है ओम्स कांस्टेंट होता है, और V इक्वल टू आई आर, जिसमें से R इक्वल टू होता है V बाय आई। ये सारा हम डिस्कस करते चलेंगे। वाट, वाट किसका होता है? तो पावर का होता है। और पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और पावर का यूनिट क्या होता है? आपका वाट। और वर्क हो गया जूल, और टी हो गया सेकेंड। मतलब एक सेकेंड कितना समय में कितना जूल वर्क कंप्लीट होता है, उसको पावर बोलते हैं, और ये वाट। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? एम्पियर। क्लियर है? चलते हम लोग इसका नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग। इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हम लोग मेजर किसके द्वारा करते हैं? तो आपको याद रखना है, वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को नापने के लिए करता है, और वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ा होता है? तो पैरेलल में जुड़ा होता है, याद रखिएगा ये भी। और एमीटर जो है, एमीटर किसको नापने के लिए करते हैं? तो एम्पियर को नापने के लिए, करंट नापने के लिए करता है। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। और तीसरा जो है गैल्वेनोमीटर, और चौथा है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं। और ये फिलहाल ये चारों जो हैं आपके सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सारे का हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो ये चारों समझ गए। इसमें चारों से दो का आंसर आपका क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट है तो एमीटर, और एमीटर सीरीज में नापा जाता है। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है आपका, ये दोनों थर्मोमीटर ये टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जस्ट बोले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होता है? वोल्ट मीटर। और ये क्या होता है? एमीटर किसको नापने किया जाता है? एमीटर करंट को नापने किया जाता है। ओम मीटर किसको? रेजिस्टेंस को। और वाट मीटर पावर को नापने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर उसमें फ्लोइंग करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब कांस्टेंट क्या हो? कांस्टेंट टेम्परेचर हो। टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। करंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, और जिसमें V इक्वल टू आई आर, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I और प्रोपोर्शनल टूटेगा R में, और R क्या है? ओम्स कांस्टेंट। ठीक है। ये फिलहाल गलत है। P इक्वल टू वी आई पावर का फॉर्मूला हो गया। W इक्वल टू पी टी ये वर्क एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। Q इक्वल टू आई टी भी इसका किसका हो गया? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला हो गया। ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है इसमें? ओम। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। एमीटर किसका है? तो एमीटर है किसका जी? एमीटर। एमीटर बोलते हैं। एम्पियर किसका है? तो करंट का। और जूल जो है वो एनर्जी का है, हीट का है, और वर्क का है। ठीक है। तीनों का तीनों वैल्यू सेम होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। देखिए कंडक्टर मतलब होता है वैसे में जिसमें करंट फ्लो करते हैं, तो वैसे कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करे तो गुड कंडक्टर मतलब जिसमें बिजली पास करती है तो मेटल के होंगे। नॉन मेटल में तो बिजली पास नहीं करते, नॉन मेटल में एकमात्र है जो ग्रेफाइट जिसमें बिजली पास करती है। लेकिन बाकी जितने कंडक्टर वो मेटल के होते हैं, और मेटल में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें करंट फ्लो अच्छे से करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो करंट का क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा। क्योंकि आपको बताए थे ये जो मटेरियल का बना होता है अगर वो प्योर मेटल का बना हो तो उसके रेजिस्टेंस कम होंगे, और रेजिस्टेंस कम होंगे तो उसमें फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ क्वेश्चन है रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो, ज़्यादा हो, इसका मतलब वो मेटल में नहीं है, वो मेटल से एलॉय से कहाँ जा रहे हैं, नॉन मेटल की ओर। तो नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, घटिया हो जाएगा। मटेरियल उसका क्या घटिया होगा, क्योंकि वो उसमें करंट फ्लो कम करेगी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस हाई हो रहा है। तो सीधा सीधी बात, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का क्या होगा, घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा। यहाँ पर है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। याद रखिएगा प्योर मेटल में रेजिस्टेंस सबसे कम होता है क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ करंट बहुत तेजी से होता है, और उसमें भी सबसे कम किसका होता है, तो चांदी सिल्वर का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते घटिया क्वालिटी में उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, फ्लो ऑफ करंट कम होते जाता है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 में कि इन ए सीरीज सर्किट द करंट। सीरीज में आपको बताए थे कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट होता है तो R1 R2 और R3 कनेक्ट होता है, तब एक ही लाइन में होता है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 ये अलग अलग होता है, लेकिन जो फ्लो ऑफ करंट होती है यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो वही क्वेश्चन है कि सीरीज सर्किट में करंट इज क्या होता है, सेम थ्रू द ऑल रजिस्टर। हर रजिस्टेंस पे करंट सेम होगा, लेकिन डिफरेंट होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हर जगह पर वो बदलता रहता है। इसीलिए घरों में आपको क्या यूज करना है, सीरीज के जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर पैरेलल में करेंगे तो हर वोल्टेज सेम रहेगा, सारा एप्लायंसेस को समान वोल्टेज मिलेगी, प्लस एक अगर काम करना बंद कर दिया सीरीज में तो बाकी सब काम करना बंद कर देता है। लेकिन ऐसा पैरेलल में नहीं होता, एक का यूज करना एक यूज कीजिए, बाकी सब बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, एक यूज कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए घरों में हम लोग सीरीज के कंपैरिजन पैरेलल यूज करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 8वां नंबर, थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। 8वां नंबर का सवाल है कि इन पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ब्रांच। पोटेंशियल अब जस्ट बताएं कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो अगर बात करें यहाँ पर एक सेल डाल दीजिए, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पैरेलल में हर रेजिस्टेंस के लिए करंट अलग अलग हो जाएगा, I1 I2 और I3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम होगा। वही क्वेश्चन है कि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होती है, लेकिन अलग कौन होता है, तो करंट I1 I2 और I3, फ्लो ऑफ करंट अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। चलते हैं इसका 9वां सवाल पे। 9th है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एनर्जी बोलो, अगर वर्क बोलो या हीट बोलो, तीनों का वैल्यू सेम होता है, तीनों का यूनिट क्या होता है, जूल। तो कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो किलो वाट घंटा, जिसको हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब अगर घर में 1 यूनिट बिजली उठता है तो उसमें कितना जूल एनर्जी कंप्लीट होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम होता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट इसमें किसमें कौन हो जाएगा, किलोवाट आवर। 10वां इलेक्ट्रिकल पावर इज मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिकल पावर P जो है बराबर W/T। पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो W/T जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। ये वाट हो गया। जूल किसका हुआ, हीट का हुआ, वर्क का हुआ, एनर्जी का हुआ, और एम्पियर तो करंट का हुआ, ओम किसका है, तो रेजिस्टेंस का है। क्लियर है। ये 10 सवाल कंप्लीट हो गया। बाकी 10 सवाल को इधर से देखिए, 10 सवाल इधर हो गया क्लियर। अब 10वां के बाद 11वां सवाल में आई।
11वां है कि पावर जो है P बराबर होता है W/T, ठीक है। तो पावर इक्वल टू W/T, तो W बराबर हम P इंटू टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P इंटू टी। अब यहाँ से T जो है, तो P जो है, P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? W है यहाँ, क्योंकि पावर का वैल्यू, सॉरी यहाँ पावर है ना, तो W/T क्यों होता है? W/T हो गया। अब W इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला पढ़े होंगे, V बराबर होता है W/Q, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? कितना चार्ज को ले जाने में कितना वर्क कंप्लीट हुआ या कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से W बराबर हम लोग V इंटू क्यू लिख सकते हैं, और ये W का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो W का वैल्यू क्या हो गया? V इंटू क्यू बाई टी, और ये Q बाई टी क्या हो गया? तो I। तो P इक्वल टू क्या हो गया? VI। थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा। कहाँ से जाएगा? ऊपर ऊपर, इसलिए इसको ध्यान से रखना है। ये आई आर जो होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ये सब फॉर्मूला इसका पावर का नहीं है, तो ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगला पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ। आपको आज ही पढ़ाए थे क्लास में ऑफलाइन में, जूल्स लॉ पर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। और ओम्स लॉ तो V इक्वल टू आई आर, फैराडे लॉ, न्यूटन लॉ, ये सब फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का है, लेकिन ये जूल्स लॉ आपको याद रखना, जो किससे रिलेटेड है? हीटिंग इफेक्ट से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 नंबर पर। ए फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, किसके बने होते हैं? तो फ्यूज वायर जो होते हैं का बने होते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि ये एलॉय है। मेटल होता है तो उसका कम होता है, लेकिन ये एलॉय इसका मेटल से थोड़ा ज़्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर इसमें फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा हुआ तो तुरंत गल जाएंगे और सर्किट ब्रेक हो जाएगी, बाकी सारी डिवाइसेस सुरक्षित हो जाएगी। इसीलिए फ्यूज में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टिन और लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट मतलब बताए थे, रेजिस्टेंस हाई किसका होता है? पहले आता है मेटल, एलॉय, और एक है नॉन मेटल। आप बताइए इसमें सबसे कम होता है रेजिस्टेंस किसका? तो मेटल का। इससे ज्यादा होता है किसका? तो एलॉय का रेजिस्टेंस। और सबसे ज्यादा किसका होता है रेजिस्टेंस? तो नॉन मेटल का, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, सबसे कम फ्लो ऑफ करंट। इससे ज्यादा फ्लो ऑफ करंट, इसमें सबसे ज्यादा फ्लो ऑफ करंट मेटल में। तो यहाँ क्वेश्चन है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या है? ये तीनों पर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है प्रॉपर्टीज पर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, R is inversely proportional to area, resistance is proportional to क्या? Material, resistance is proportional to क्या होता है? टेम्परेचर। यहाँ पर क्वेश्चन है थिक और लंबाई का, मतलब एरिया और लेंथ का, ये सब छोड़ दीजिए। लेंथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसमें लॉन्ग कौन है? लॉन्ग वायर कौन है? देखिए लॉन्ग वायर एक यहाँ पर, एक लॉन्ग वायर यहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरा है थिक और थिन। तो थिक और थिन में बताइए, लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो लंबाई वाला ही होगा, बाकी शॉर्ट वायर का कंप्लीट गलत हो गया। अब बचा दो ठो, थिन और थिक। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो बताइए एरिया घटेगा तभी ना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। मतलब मोटा तार में फ्लो ऑफ करंट ज्यादा क्योंकि रेजिस्टेंस कम होते हैं, लेकिन पतला तार में एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया क्या है? कम होना चाहिए। तो यहाँ एरिया थिक हो या थिन? तो थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, तो ये वाला ऑप्शन होगा। लंबा के साथ साथ अगर पतला होगा तभी उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें फ्लो ऑफ करंट कम होगा, ठीक है। चलते हैं 15 नंबर। 15 में लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल कंडक्टर इज। आइडल कंडक्टर मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर, इसमें बिजली धकाधक पास करती है, और उसमें बिजली अगर धकाधक पास करती है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा एकदम कम होगा, मतलब इसमें सबसे कम कौन है? जीरो। आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा के बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर इक्वल टू होता है W/T, तो W इक्वल टू होता है P इंटू टी। वर्क बोलो या एनर्जी बोलो या हीट बोलो, तीनों एक ही चीज है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, याद रहेगा। उसके 17 नंबर, विच मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सबसे बेस्ट है? तो कॉपर हो जाए, क्योंकि ये भी इंसुलेटर है, इसमें बिजली पास नहीं करेगी, इसमें नहीं करेगी, इसमें आयंस होते हैं, चार्ज होते हैं, कॉपर मेटल है, इसलिए आसानी से इसमें बिजली क्या करेगी? धकाधक पास करेगी। चलते हैं अगला 18, 19 और 20, 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट। हीट में कौन काम करेगा? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें क्या होता है?
ना बैटरी, ना जनरेटर, ना फैन। कौन होगा? इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, टोस्टर, हीटर, ये सब। और इसके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ दैट होगा है ओनली लिखा है, नहीं होगा ओनली लिखा है, नहीं होगा कलर नहीं है। लेंथ मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और मटेरियल, अगर अच्छा मटेरियल का बना है तो रेजिस्टेंस एकदम कम होगा। एलॉय है तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, और नॉन मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मतलब जीरो के बराबर हो, जीरो बोलते हैं, सबसे मैक्सिमम होगी। जीरो एकदम गुड कंडक्टर का होता है, ठीक है। अब चलता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है 20 में कि ए बल्ब इज रेटेड 100 वाट, तो P इक्वल टू हो गया 100 वाट और V इक्वल टू हो गया आपका 220 वोल्ट। तो हमको निकालना है, फॉर्मूला हमको पता है P इक्वल टू V इंटू आई। तो I इक्वल टू हो जाएगा P बाय V। तो P का वैल्यू 100 और 220, ये कट गया 5 और ये 11 हो गया। तो 5/11 ये हो जाएगा 0.45 के आसपास एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ये 20 सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं 20 का 20 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले टेस्ट में मिलेंगे, फिर हम संडे के दिन एक टेस्ट और लेके आएंगे जिसमें MCQ के 20 सवाल होंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर से होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और लाइव सेशन को देखने के लिए रात को जुड़े। अल्टरनेट क्लास होती है, फिर हम लोग रेगुलर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़िए, रिविजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।